सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन जो हमारा है ये दो पार्ट्स में हमारा ख़त्म होगा। नाउ बिफोर गोइंग इनटू ग्रेविटेशन, जो हमारा लास्ट यूनिट था दैट इज़ आपका रोटेशनल मोशन। पहले मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा 3 पार्ट्स में ख़त्म होगा, बट लुकिंग एट दिस सिलेबस, जो मैंने सिलेबस देखा, सो उसमें मुझे लगा कि जो हमने 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं दे आर सफिशेंट, यानी कि इतना ही सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसमें देखिए हमारा बचा क्या बेसिकली। सो एक तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड साथ में कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। सो इसके लिए अलग वीडियो देना मतलब वर्थित नहीं था। सो इसी में पहले 5 मिनट हम इसके ऊपर देंगे। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन क्या है। ये तो आपने लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर, इसी हिसाब से ये फिर फ्री फॉल के अंदर ये इक्वेशंस आपने देखी। नाउ रोटेशनल मोशन के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट हम मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जो ओमेगा होता है इसको हम मानते हैं फाइनल वेलोसिटी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा इज डिस्प्लेसमेंट। सो बताइए इक्वेशंस क्या बनेंगी। सो दिस विल बी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा, यानी कि इन शॉर्ट जहाँ पे आपको u दिख रहा है वहाँ पे आपको ओमेगा नॉट लगाना है, जहाँ पे आप v लगाते थे वहाँ पे आपको ओमेगा लगाना है, जहाँ पे आप a लगाते थे वहाँ पे अल्फ़ा, एंड जहाँ पे आप s लगाते थे वहाँ पे थीटा। बस इस हिसाब से आपको क्या बनानी है, इस हिसाब से आपको इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन बनेगी। सो ये है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ न्यूमेरिकल सेम टाइप से जैसे आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल किए, सेम टाइप से यहाँ पे भी बनेंगे। सब कुछ आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा इनिशियल वेलोसिटी निकालो, आपको ओमेगा देगा, अल्फा देगा, टी देगा, बस आपको इक्वेशन इस हिसाब से डालनी होगी, बाकी डरना नहीं है। देन नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। देखिए, इनका कंपैरिजन आपको देखना है। एक साइड से आपको देखना है ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि लीनियर मोशन, दूसरे साइड से आपको क्या देखना है, रोटेशनल मोशन। अच्छा, ये सिंपल कंपैरिजन है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अच्छा, पहली बात तो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, जितने भी पार्टिकल्स हैं दे अंडरगो सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगी, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज विद टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट। mass is analogous to moment of inertia। यहाँ पे आप कहोगे moment of inertia is analogous to mass। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, 1/2 mv²। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली, वेट ए सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है दैट इज 1/2 I⍵²। जो रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है, इसकी डेरिवेशन हम पहले करते थे, बट क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है सो इसकी डेरिवेशन करनी मतलब उतनी ज़रूरी नहीं है। किसकी, 1/2 I⍵² की डेरिवेशन। फिर हमारे पास यहाँ पे वर्क की बात हो रही है कि वर्क कितना होता है। वर्क आप लिखते थे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन जो होगा दैट विल बी टॉर्क इनटू यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस हिसाब से जो वहाँ पे फोर्स काम कर रहा था वो यहाँ पे टॉर्क काम करेगा। वहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम देखते थे, यहाँ पे आप क्या देखते हो, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, वहाँ पे आप इम्पल्स देखते थे, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स। वहाँ पे आप पावर देखते थे, यहाँ पे भी पावर बट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। बस ये है कंपैरिजन, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर ये चीज़ें भी आप सिंपली याद रख सकते हो, उतना मुश्किल नहीं है। नाउ कमिंग टू आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट। देखिए, ग्रेविटेशन वाला पार्ट ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, एंड दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं। सो सीधे हम स्टार्ट करेंगे आपका ग्रेविटेशन। नाउ देखिए, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन में पहली बात तो आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारे पास मास क्या होता है एंड हमारे पास वेट क्या होता है। मास की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनड बाय अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी हमारे पास है, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मैटर के अंदर फॉर एग्जांपल एक मैटर के अंदर हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, या फिर हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं, या फिर एटम आ जाते हैं। इन शॉर्ट एक बॉडी के अंदर कितना मैटर जो है वो कंटेंट है, यानी कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर हमारे पास है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम मास कहते हैं। एंड इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने देखी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, उसका इनर्शिया हाई होगा। इसकी बात हमने
न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अंदर भी की थी स्टार्टिंग में। सो अगर मास ज़्यादा होगा इसका मतलब इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसी चीज़ को हम कहते हैं मास जो होता है इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया। हायर द इनर्शिया ऑफ बॉडी हायर इज मास। मास अगेन ऑलरेडी आपको पता है एसआई यूनिट इज केजी एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिक चीज़ें हैं ऑलरेडी आपको पता है बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट। वेट की अगर मैं बात करूं, वेट हमने देखा था, वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स। क्लियर। वेट एक ऐसा फोर्स होता है विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टू सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अर्थ। अगर ये अर्थ सरफेस हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली किधर जाना चाहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अर्थ। अगर ये हमारे पास है अर्थ एंड इसकी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सो बेसिकली ये जाना चाहता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर आप कहोगे ये जाना चाहता है टूवर्ड्स मिड पॉइंट ऑफ अर्थ। सो वेट एक टाइप से क्या है, फोर्स। एंड इसी को हम कहते हैं इट इज़ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक टाइप से क्या है, पुल। सो पुल मीन्स यहाँ पे फोर्स। वेट ऑलरेडी आपको पता है मैस इनटू एक्सेलरेशन। सो दैट इज हमारे पास वेट को आप एफ लिख सकते हो। सो पहले आप फोर्स लिखोगे कि फोर्स की इक्वेशन आपके पास होती है एम ए की जगह आप क्या डालोगे, जी। ए है एक्सेलरेशन, नाउ जी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। फिर सिंपली आप लिखते हो एफ। एफ क्या है, फोर्स। वेट भी क्या है, फोर्स। तो एफ की जगह आप लिखते हो डब्ल्यू, फिर यहाँ पे एम जी। सो दिस इज वेट की इक्वेशन एम जी। क्लियर। फिर क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, यानी कि सेम एज फोर्स, क्योंकि ये एक टाइप से फोर्स ही है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें, मैथ इज कांस्टेंट या इक्वल या सेम एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ये चीज़ आपको पता है कि मैथ हर जगह क्या रहता है, मैथ हर जगह कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ सिंपली अमाउंट ऑफ मैटर जो एक बॉडी कंटेन करती है। बट जो हमारे पास वेट होता है, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि डब्ल्यू अभी आपने देखा इट इज़ एम इंटू जी, एंड जी जो है ना यही वैरी करता है। W इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो ये जो G हमारे पास है ये वैरी करेगा। सो इसके वेरिएशन के कारण W में चेंज आ जाएगा। अगर G चेंज होगा इसका मतलब W भी हमारे पास क्या होगा, W भी हमारे पास चेंज होगा। W जो हमारे पास है वो भी हमारे पास चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ पे जो हमारा जी है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना जी का वैल्यू। बट जब आप मून पे जाओगे वहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। यानी कि अगर यहाँ पे जी डैश आप निकालोगे कहाँ पे, मून पे, जो जी डैश होगा दैट विल बी G/6, यानी कि इट विल बी 9.8 डिवाइड बाई 6। सो देखिए मून जो हमारे पास है, मून के ऊपर जी का वैल्यू कम होता है। कितना कम, यानी कि 9.8 को आप डिवाइड बाई 6 करो, इतना यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उतना वैल्यू होता है कहाँ पे, मून के ऊपर। सो अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू 9.8, यहाँ पे 9.8 डिवाइड बाई 6, या फिर आप कहोगे जी डिवाइड बाई 6 होगा कहाँ पे, मून के ऊपर। यानी कि मून में आप कहोगे इट इज़ 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी कि 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको मून के ऊपर मिलेगा। सो मून के ऊपर 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी कि जी का वैल्यू। सो 1/6 टाइम्स ये कम हो जाता है। उसके बाद मरकरी की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारे पास अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे कम जी का वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगा, मरकरी में। सो यहाँ पे जी मिनिमम होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी। सो थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। सो वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पुल। सो वेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रेविटेशनल पुल, मतलब जी के साथ वैरी करता है। सो अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू 9.8, मून के ऊपर 1/6 ऑफ दैट वैल्यू, एंड मरकरी जो होता है वहाँ पे जी सबसे कम होता है हमारे पास। नाउ एक सिंपल सी एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको और क्लैरिटी आएगी कि एम और जी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक साइड से हम क्या देखेंगे, मास, दूसरे साइड से हम क्या देखेंगे, वेट, थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। लेट अस सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट कोई लिया, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है लेट अस सपोज इट इज़ 120 kg। सो इसका मास जो है इट इज़ 120 kg। नाउ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इनके जी की वैल्यू की बात करेंगे। नाउ अर्थ के ऊपर ऑलरेडी हमें पता है कि जी का वैल्यू होता है 9.8, सो जी इज़ 9.8। नाउ मून में आपने अभी देखा यहाँ पे जो जी डैश होगा दैट विल बी G/6, यानी कि जी हम एज्यूम कर रहे हैं कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। सो मून के ऊपर जो जी डैश होगा दैट विल बी G/6।
अच्छा, फिर अगर मैं स्पेस की बात करूं, जो हमारे पास स्पेस होता है, स्पेस में जी का वैल्यू 0 होता है। अच्छा, सिमिलरली सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर भी जी का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0। नाउ देखिए, आपने क्या लिया, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है 120 kg। ये कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर। सो एम कितना हमारे पास 120 kg। जब आप इसको मून के ऊपर ले जाओगे, इसका जो मास होगा वो उतना ही होगा, 120 kg ही होगा। जब आप इसको स्पेस में ले जाओगे, इसका मास सेम रहेगा 120 kg। जब आप इसको सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर लेके जाओगे, ये 120 kg ही रहेगा। यानी कि मास जो है इट डज नॉट चेंज, मास चेंज नहीं होता है एक बॉडी का। नाउ वेट की अगर हम बात करें, वेट ऑलरेडी हमें पता होता है, इट इज़ m इंटू जी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, लेट अस सपोज जी को हम कितना मानेंगे, 9.8 नहीं, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मानेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ मुझे बताइए, अगर मुझे अर्थ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना होगा, सो सिंपली मैं क्या करूँगा, m इंटू जी, 120 kg की बॉडी इंटू जी का वैल्यू, सो इट इज़ 1200 न्यूटन। सो 1200 न्यूटन मेरे पास वैल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा, 1200 न्यूटन मेरे पास वैल्यू निकलेगा। समझ में आया होगा। अच्छा, नाउ ज़रा कहाँ पे निकालिए आप, ज़रा आप मून पे निकालिए कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। सो आप लिखोगे W इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश। नाउ दैट विल बी m इंटू जी डैश, मतलब इट विल बी g/6, यानी कि 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। सो इट विल बी सिंपली m कितना 120 इंटू जी का वैल्यू 10 डिवाइड बाई हमारे पास 6। अब देखिएगा, 6 1 4, 6 2 4 12, 6 is 0, सो दिस विल बी 20 इंटू 10, दैट इज़ 200 न्यूटन। सो देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर कितना है 1200 न्यूटन, सो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड बाई 6 करना है। अगर आपको कहाँ पे निकालना होगा, मून के ऊपर, सो इट विल बी 200 न्यूटन हमारे पास। सो मून के ऊपर इसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट कितना निकलेगा, 200 न्यूटन, यानी कि रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू कम है मून के ऊपर। नाउ स्पेस में आइए, स्पेस में हमने क्या कहा, जी का वैल्यू 0, सो वेट जो होगा दैट विल बी 0। अच्छा, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू 0, सो अगेन वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो 0 होगा। एंड इन कंडीशन इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस, यानी कि जहाँ पे आपको लगेगा कि जो इफेक्टिव वेट है दैट इज़ 0, यानी कि जो बॉडी है वो कोई वेट ही नहीं कैरी कर रही है। क्लियर। सो इफेक्टिव वेट कितना, इफेक्टिव वेट 0 हमारे पास। क्लियर। सो दिस इज द कंपैरिजन, इससे आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू 0 पे एक टर्म यहाँ पे निकली है, दैट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव वेट किसी भी बॉडी का कितना होगा, इफेक्टिव वेट बॉडी का कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स बताइए कहाँ पे ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है। इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट, जब आपने सैटेलाइट अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे कोई, वहाँ पे आप देखते हो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका इफेक्टिव वेट वहाँ पे 0 हो जाता है। अच्छा, स्पेस के अंदर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये है अर्थ। अगर आप अंदर चले जाओगे, सेंटर ऑफ अर्थ, मिड पॉइंट ऑफ अर्थ, अगर आप ज़मीन को खोदोगे फिर आप जाओगे सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, सो वहाँ पे अगेन आपको क्या मिलेगा, अगेन आपको जी का वैल्यू 0 मिलेगा। आपको वेट अपना कितना दिखेगा, 0। या फिर फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है, उसका आप ये मानिए जो इफेक्टिव वेट होता है उस टाइम दैट इज़ इक्वलेंट टू 0। क्लियर। इफेक्टिव वेट जो होता है दैट इज़ 0। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन में सिंपल सा फंडा है। आपने हमेशा क्या देखा होगा, अगर ये अर्थ हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूटन बाबा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई ट्री, यहाँ पे ये है ट्री, इनके ऊपर क्या गिरा था, इनके ऊपर एप्पल गिरा था। बट दिस इज, मतलब ये एक कहानी बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बेसिकली आपको समझाने के लिए। क्लियर। यानी कि कुछ ऐसा है हमारे पास, सो इसके ऊपर क्या गिरा, एप्पल गिरा। सो इन शॉर्ट हमें क्या दिखता है, हमें ये चीज़ दिखता है कि जो हमारी, ध्यान से देखिए, हमें ये दिखता है कि जो हमारी अर्थ है ये क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये आप मानिए ऑब्जेक्ट, छोटा मोटा ऑब्जेक्ट अर्थ के कंपैरिजन में, ये है कोई ऑब्जेक्ट। सो ये है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे मानिए अर्थ जो है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, हमें यही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे किधर गिर रहे हैं, अर्थ के ऊपर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में सिंपल सा फंडा होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं।
वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद ये आएगा, बट अर्थ जो हमारे पास है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। सेम वे में ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहता है। यानी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट एंड छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट जो है ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, छोटे ऑब्जेक्ट को। नाउ जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये भी बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहता है। सो बट होता क्या है, हमें दिखता है खाली जो छोटा ऑब्जेक्ट है वही मूव कर रहा है। इस केस में भी आपको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिरेगा। रीजन बीइंग यहाँ पे हमारे पास ये है रीजन। क्या है रीजन हमारे पास? रीजन इज सिंपल, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। हमारे पास एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम, एंड जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब वो आपको दिखेगा मूव करता हुआ, वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखेगा, छोटा ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा मूव करता हुआ, बट जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो आपको स्टेशनरी दिखेगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट हमें हमेशा क्या दिखता है कि छोटा ऑब्जेक्ट मूव करता है। सो रीजन बीइंग, ये इसका रीजन है कि एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दोनों चीज़ें एक दूसरे को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोथ ऑब्जेक्ट अर्थ भी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट, एंड लेट अस सपोज ये एप्पल हमारे पास है, लेट अस सपोज ये हमारे पास है एप्पल, एंड अर्थ को भी आप क्या कंसिडर करिए, ऑब्जेक्ट। सो दोनों ऑब्जेक्ट बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, बट हमें क्या दिखेगा, खाली एप्पल नीचे गिर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि एप्पल का मास कम है, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, सो वो हमें मूव करता हुआ दिखता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। सो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। नाउ इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने क्लास 9th में अगेन पढ़ा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे भी देखना है आपको। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। सो दो ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे पास हैं, लेट अस सपोज ये मेरे पास है कोई एक ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मैंने बड़ा माना, दूसरा मैंने छोटा माना। फॉर एग्जांपल इसका मास है m1, इसका मास है m2, एंड लेट अस सपोज m1 जो है ये m2 से बड़ा है। नाउ इनके बीच जो डिस्टेंस हमारे पास है, लेट अस सपोज इट इज़ r। नाउ होगा क्या, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, एंड ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। सो इनके बीच फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स हमारे पास होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, इट विल बी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि इट विल बी m1 इंटू m2। ये किसके बराबर होगा या फिर किसके प्रोपोर्शनल होगा, m1 इंटू m2। यानी कि जितना इनका प्रोडक्ट मासेस का ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यानी कि जितनी इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी फोर्स कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी डिस्टेंस हमने रखी, अब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता। सो देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है, इस केस में r ज़्यादा है, इस केस में r कम। यहाँ पे जहाँ पे r कम है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। जहाँ पे r डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच गैप ज़्यादा है, फोर्स क्या होगा, फोर्स कम होगा। इसी का मतलब होता है F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जितने ये एक दूसरे के क्या होंगे, जितने ये एक दूसरे के करीब होंगे उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितना ये एक दूसरे से दूर रहेंगे यानी कि R ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारे पास कम होगा। सो फिर यहीं से हमारे पास इक्वेशन बनती है, किसकी इक्वेशन यहाँ पे बनती है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। कैसे, सो इन इक्वेशन से आप क्या करते हो, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर आप हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारा आ जाता है कैपिटल G। याद रखिएगा, कैपिटल G इज डिफरेंट, स्मॉल g इज डिफरेंट। सो कैपिटल G यहाँ पे आ जाता है, एंड इस कैपिटल G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ये जो G हमारे पास है इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
याद रखिएगा। सो जी हमारे पास जो है इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड आपको याद होगा इसके यूनिट एंड डायमेंशन हमने देखे थे स्टार्टिंग में ही, क्लियर, स्टार्टिंग में ही इसके यूनिट एंड डायमेंशन हमने देखे हुए हैं। सो आई बिलीव आपको याद होगा। सो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा नहीं कि कैसे आया, आप खुद निकालोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के अंदर जो हमारा यूनिट 1 था उसमें देखा हुआ है। एंड जी का वैल्यू जो है ये आपको याद रखना है, कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है जी का वैल्यू। सो इट इज़ अ कांस्टेंट हमारे पास। सो ये है सिंपली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ इसकी डायमेंशन जो जी है हमारे पास है, इसके डायमेंशन आप खुद निकालना। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए स्केलर। खुद क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं। जो डायरेक्टली इस यूनिट के ऊपर आया होगा, आई विल रिकमेंड कि पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर जगह आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने हैं। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी कि इसका जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11, ये सेम है थ्रू आउट द यूनिवर्स। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स। ये हमारे पास क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय बॉडीज, यानी कि अगर आप दो बॉडीज़ के बीच क्या देख रहे हो, इनके बीच फोर्स देख रहे हो, अगर यहाँ पे अदर बॉडीज़ भी होंगी सो ये बेसिकली इफेक्टेड नहीं रहता। यहाँ पे जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा इन दो के बीच, बेसिकली ये इन बॉडीज़ की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस फोर्स के ऊपर। सो इट इज़ अनइफेक्टेड। सो इस फोर्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, या फिर इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फॉल। फ्री फॉल का डिस्कशन हमने किया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। एंड अगर आपको याद होगा, ये ऑलरेडी हमने मोशन के अंदर देखा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। अच्छा, टाइम टेकन कितना होगा बॉडी का, दैट विल बी √2h/g। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत देखे थे वहाँ पे। सो ये चीज़ हमने देखी है फ्री फॉल में। अब इसको मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर रिवाइंड कराया है, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। नाउ देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज स्मॉल जी, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11। जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज एक्सेलरेशन हमारे पास। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। इसीलिए यहाँ पे फ्री फॉल लिखा हुआ है। फ्री फॉल मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एंड वो कुछ फाइनल वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, वो फाइनल वेलोसिटी इतनी हमारे पास होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के पास होती है फ्री फॉल में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे आ जाता है फ्री फॉल के अंदर, इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है 9.8 या फिर 10 आप कहोगे, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इसकी जो इक्वेशन हमारे पास होती है इट इज़ इक्वल टू Gm/r², यानी कि जो स्मॉल जी हमारे पास होता है इट इज़ कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई r²। ये हमारे पास है इक्वेशन किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। वायर जो कैपिटल G है इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे वैल्यू बताया गया है। m जो यहाँ पे है इट इज़ मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड r जो है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। फिर जब आप इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इन तीन वैल्यूज़ को यहाँ पे डालोगे, फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो g है उसका वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली ये आपको निकालने की नीड नहीं है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना ही होता है कि जी का वैल्यू इतना होता है। एंड ये तीनों वैल्यू आपको याद होने चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिए, अभी जो इक्वेशन आपने देखी, क्या इक्वेशन आपने देखी, आपने देखा जी जो होता है इट इज़ कैपिटल G/m/r², यही होती है रिलेशन।
यही हमारे पास क्या है, यही होती है हमारे पास रिलेशन, किसके बीच, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। नाउ बट इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को हम मॉडिफाई करते हैं। ये आप मान लीजिए ये हमारे पास है अर्थ हमारी, इसको आप क्या मान लीजिए ये हमारे पास है अर्थ। नाउ ये जो अर्थ हमारे पास है इसका मास है m, एंड इसका जो रेडियस हमारे पास है दिस इज द रेडियस। सो ये हमारे पास है रेडियस, ये रेडियस हमारे पास है r, कहीं से भी ये r होगा, क्लियर। सो कहीं से भी अगर आप देखोगे रेडियस r ही होगा। लेट अस सपोज इसकी जो डेंसिटी हमारे पास है दैट इज रो। सो हम क्या मान रहे हैं, इसकी जो डेंसिटी हमारे पास है दैट इज रो, एंड वी नो दैट जो डेंसिटी हमारे पास होती है, बताइए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मैस अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मैस अपॉन वॉल्यूम। नाउ जो मैस हमारे पास होगा, अगर मैं ये मैस निकालूं अर्थ का, कितना हमारे पास मैस है, सो कितना होगा, सो आप कहोगे सिंपली मैस जो होगा वॉल्यूम इधर जाएगा, सो इट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मैस हमेशा क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ अर्थ जो हमारे पास है इसकी शेप कैसी है, इट इज स्फेरिकल। सो ये एक स्फीयर की तरह हमारे पास होती है। सो हम मानते हैं अर्थ जो है इट इज स्फीयर, बेसिकली इट इज ऑब्लेट स्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, इट इज ऑब्लेट स्फीयर। नाउ सिंपली आपको स्फीयर ही याद रखना है, सो इट इज हमारे पास स्फीयर। नाउ स्फीयर का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है, सो हम लिखेंगे मैस जो होगा दैट विल बी बेसिकली, ध्यान से देखिएगा, मैस जो हमारे पास है हम लिखेंगे मैस किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो एक स्फीयर का होगा, सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। सो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ यहाँ पे इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नाउ यहीं पे मैं क्या करूँगा, आई विल राइट दिस इज जी इंटू एम की जगह में क्या लिखूँगा, इस टर्म को लेके आऊँगा। सो इट इज़ हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये मैंने m का वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया, डिवाइड बाय हमारे पास आर स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर एंड यहाँ पे जो स्क्वायर था वो उड़ा, क्योंकि आर क्यूब को आप लिख सकते हो आर इंटू आर स्क्वायर, है ना। सो आर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू आर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एंड ये गया, सो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे आर बचेगा। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो दिस विल बी हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, दिस विल बी 4/3 को पहले लिखिए, फिर पाई को लिखिए, अच्छा फिर जी को लिखिए, फिर आप लिखिए रो, फिर आप लिखिए आर। सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, जो स्मॉल जी हमारे पास है इट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो इंटू आर, जी रो आर या रो जी आर। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारे पास g है दैट इज स्मॉल g, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये हमारे पास क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हियर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यानी कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना g ज़्यादा होगा। नोट दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये अर्थ की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या फिर ये बेसिकली शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, फिर साइज एंड मैस। क्या इस इक्वेशन में आपको मैस दिख रहा है, मैस ऑफ बॉडी, जी नहीं, बट डिपेंड्स ऑन मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और प्लैनेट ड्यू टू विच देयर इज ग्रेविटेशनल पुल। सो ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट के साइज या फिर शेप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, जी टोटली डिपेंड्स ऑन ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये जो टर्म्स हैं ये सारी किसकी है, अर्थ की। सो इनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड साथ में आपने क्या देखा, जो जी है वो डेंसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली वेरी करता है। सो ये इनके बीच रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। नाउ आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑलरेडी हमने देखा, मून पे कितना 1/6 ऑफ अर्थ। अच्छा, सन पे भी याद रखिएगा इट इज़ 27 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, इट इज 27 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। फिर अमंग प्लैनेट्स मरकरी हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ जी, मरकरी में सबसे कम जी का वैल्यू होता है। एंड जुपिटर जो है उसके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे। देखिए उसके बाद
नोट कुछ है जो आपको याद रखने। इफ़ द रेडियस ऑफ प्लेनेट डिक्रीज बाय n%, जो रेडियस हमारे पास है प्लेनेट का वो n% से डिक्रीज हो रहा है, कीपिंग इट इज मैस अनचेंज्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इंक्रीजेज बाय, इसका वैल्यू 2n% से इंक्रीज होता है। देखिए सिंपली कैसे, जी आपने देखा किसके बराबर, gm/r² के बराबर, gm/r² के बराबर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि g जो हमारे पास है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। नाउ इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट डिक्रीज बाय n%, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर रेडियस जो है वो n% चेंज हो रहा है, हमें बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कितना चेंज आएगा। सो इट इज़ बेसिकली डेल्टा g/g हमें निकालना है। सो इसमें कितना चेंज होगा, सो इट विल बी सिंपली, जो यहाँ पे है इट इज़ r²। देखिएगा जो यहाँ पे 2 होता है ना ये ऊपर जाता है, जो इसका स्क्वायर है ये ऊपर जाता है। जब भी अगर आपने एरर्स का टॉपिक पढ़ा होगा, क्लियर, क्योंकि बोर्ड में नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, बट स्टिल आपको नीट या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ 2 जो है वो ऊपर जाता है एंड यहाँ पे r जो है वो हमारे पास आगे आएगा, यानी कि इट विल बी डेल्टा r/r। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 2 टाइम्स हमारे पास जो है 2 टाइम्स यहाँ पे चेंज होगा। सो देयरफॉर 2 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास डेल्टा g/g के अंदर चेंज आएगा। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी हिसाब से ध्यान से देखिएगा, इफ द मास ऑफ ए प्लेनेट इंक्रीज बाय n% कीपिंग इट इज रेडियस अनचेंज्ड, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज बाय n% ही, क्यों, क्योंकि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सो देयरफॉर डेल्टा g/g जो होगा वो हमारे पास डेल्टा m/m ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर जो है वो 1 ही है। सो बेसिकली जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें भी चेंज आएगा। सिमिलरली डेंसिटी भी आपने क्या देखी, g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो डेल्टा g/g जो होगा दैट विल बी डेल्टा ρ/ρ हमारे पास। इसका मतलब है यहाँ पे खाली जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें, यानी कि अगर इसमें 1% चेंज आएगा इसमें भी 1%। अच्छा अगर डेल्टा r/r में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज 10% चेंज, सो बताइए डेल्टा g/g में कितना आएगा, 2 10 मतलब 20%। सो उस केस में 20% आपका आंसर होगा। सो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि m जो है m इंक्रीजेस बाय फॉर एग्जांपल 35%, बताइए g कितना इंक्रीज होगा, आपका जवाब होगा 35% ही। अगर आपसे कहा जाए कि डेंसिटी जो है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जांपल 50 टाइम्स, 50 या फिर 5 टाइम्स, लेट अस सपोज 5 टाइम्स, बताइए जी में कितना चेंज आएगा, आप कहोगे 5% ही चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे आपने क्या देखा, इट विल बी ट्वाइस, यानी कि अगर आर में चेंज आ रहा है कितना 5%, बताइए जी में कितना चेंज आएगा, सो आप कहोगे 2 × 5 यानी कि 10%। सो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़िए। नाउ अब हमारे पास है डेरिवेशन वाला पार्ट। पहले हमें देखना है वेरिएशन ऑफ जी, 2 ही आपके सिलेबस में है। जो पहले होता था शेप का, उसको क्या किया गया है, उसको डिलीट किया गया है। 3 फैक्टर्स हमारे पास होते थे इससे पहले। एक तो हम पढ़ते थे कि जी का इफेक्ट, यानी कि अल्टीट्यूड का इफेक्ट जी के ऊपर, अल्टीट्यूड या फिर आप कहोगे हाइट। दूसरा हम देखते हैं डेप्थ का इम्पैक्ट जी के ऊपर। तीसरा हम देखते थे क्या, तीसरा इसमें हम देखते थे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसमें हम देखते थे रोटेशन ऑफ अर्थ। फिर हम चौथा देखते थे शेप ऑफ अर्थ। बेसिकली इनको क्या किया गया, इनको डिलीट किया गया जब आपका न्यू सिलेबस मॉडिफाई हुआ। तब से पहले मतलब उससे पहले हम इन चीज़ों को पढ़ते थे एंड मैं पढ़ाता था, बट अब मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है। आपको 2 ही के साथ वेरिएशन देखना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। नाउ ध्यान दीजिएगा, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ हमें इनकी डेरिवेशन करनी है, ड्यू टू अल्टीट्यूड एंड ड्यू टू डेप्थ। देखिए ड्यू टू अल्टीट्यूड हमारे पास सिंपली, देखिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब क्या है हमारे पास, मतलब जो हम वेरिएशन देखेंगे इसका मतलब क्या है। हमने देखा g जो होता है दैट इज gm/r² एंड इसका वैल्यू हमने देखा 9.8 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 10। अब ये हमने कहाँ पे, ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है दिस इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो वैल्यू हमारे पास होता है, ये जो वैल्यू या फिर ये जो जी आपने ऊपर डेफिनेशन में देखा वो आप डिफाइन कर रहे थे ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ हमेशा हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर तो नहीं होंगे, सो ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ। कभी हम सरफेस के ऊपर होंगे यानी कि अबव दी अर्थ, यानी कि अगर हम ईयर में होंगे, यानी कि आप कहाँ पे चले जाओ, आप
जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या है, वो ईयर में है, यानी कि एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है अर्थ के अराउंड। अच्छा, बट वो कहाँ पे है, वो क्या वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है? जी नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ से दूर है, यानी कि कुछ हाइट पे हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एल्टीट्यूड या फिर हाइट। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड या फिर हाइट, यानी कि हाइट के साथ कितना वेरिएशन होगा, हाइट के साथ हमारे पास कितना वेरिएशन होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास है कोई पॉइंट, सो ये सरफेस ऑफ अर्थ से कितना दूर है, h हाइट पे। सो हमें यहाँ पे जी एच निकालना होगा, जी एट एनी हाइट h, हमें g का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे तो हमें पता है कि g का वैल्यू है 9.8 एंड उसकी इक्वेशन है हमारे पास gm/r², यही है ना, बट हमें यहाँ पे देखना है किसी भी हाइट पे। सो यही हमारा टॉपिक होता है, यही हमारा एम होता है यहाँ पे। दूसरा जो एम हमारे पास होता है, अगर हम क्या जाएं, इनसाइड दी अर्थ आप जाएं, किसी डेप्थ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जी, इसको हम कहते हैं जीडी। यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकलेगा वो जीडी निकलेगा एंड आपको बताना है कितना है। सो यही आपके सिलेबस में है, इन्हीं की डेरिवेशन आपको करनी है। एंड ड्यू टू अल्टीट्यूड या फिर हाइट का हो गया, आप जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है जिसकी डेरिवेशन हमें करनी है, जो इंट्रांस वगैरह है, इंट्रांस के लिए बस आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है लाइक दिस। जो जी एच हमारे पास होगा दैट विल बी जी इंटू 1 - 2h/r। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होती है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन किसके साथ, हाइट के साथ या फिर एल्टीट्यूड के साथ। बट बोर्ड के लिए इस इक्वेशन को हमें डिराइव भी करना है। नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन। देखिए ये हमारे पास है हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है जिसका मास कितना है, जिसका मास m है, एंड ये है इसका सेंटर पॉइंट। सो ये हमारे पास क्या होगा, लेट अस सपोज रेडियस, क्लियर। अच्छा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। सो ये तो आपको समझ में आ रहा है, सेंटर से जो भी पॉइंट आप दूर ले जाओगे सरफेस के ऊपर वो रेडियस को डिनोट करेगा। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यहाँ पे रेडियस, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, रेडियस। नाउ लेट अस सपोज मैं यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर गया किसी हाइट के ऊपर, लेट अस सपोज h हाइट पे मैं गया। नाउ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ऑलरेडी मुझे पता है कि यहाँ पे g का वैल्यू कितना है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट है, मुझे इसके ऊपर g निकालना है एंड इसको हम नाम देते हैं जी एच, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h। ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कितना दूर है सरफेस से, h हाइट पे। सो यही आपको निकालना है कि यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, एंड वैल्यू ऑलरेडी हमने आपको बताया कि इट विल बी g इंटू 1 - 2h/r। इसी की आपको क्या करनी है, इसी की आपको डेरिवेशन करनी है। नाउ आप लिखोगे डेरिवेशन, आप लिखोगे डेरिवेशन यहाँ पे। देखिए अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी हैव स्मॉल g जो हमारे पास है दैट इज gm/r²। यही तो है स्मॉल g का वैल्यू, कहाँ पे, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, इतना होता है हमारे पास। इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1। नाउ हम कहेंगे देयरफॉर जो जी एच होगा यहाँ पे इस हाइट पे वो कितना होगा हमारे पास, सो इट विल बी gm/, ये जो एंड ये जो वैल्यू हम देख रहे थे ना r², ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे ये कहाँ से कर रहे थे, सेंटर ऑफ अर्थ से। आप बता रहे थे कि यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, gm/r²। ये बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ r देख रहे थे। अब हमारे पास ये है पॉइंट, सो नेट हाइट कितनी होगी, यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से आपको नेट हाइट देखनी है। सो नेट हाइट कितनी होगी, एक तो ये r फिर प्लस ये h। सो देयरफॉर यहाँ पे ये जो r हमारे पास होगा, क्लियर, ये जो r हमारे पास होगा इसकी जगह हमारे पास क्या होगा, इट विल बी r + h का स्क्वायर, यानी कि जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस होगी दैट विल बी r + h का होल स्क्वायर। सो इसको हम नाम देंगे यहाँ पे 2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे हम देख रहे थे, ये थी डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे देख रहे हो, टोटल डिस्टेंस इतनी है, सो r + h का होल स्क्वायर हमारे पास। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इसके बाद डिवाइडिंग 2/1, 2 को आप डिवाइड बाई करोगे 1 से, यानी कि जी एच जो आपके पास है उसको डिवाइड करिए किससे, आप उसको डिवाइड आप करिए g से, यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करिए। सो यू विल राइट gh/h जो होगा हमारे पास, इट विल बी gm/r + h का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई gm/r², gm/r²। यही तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, है ना। नाउ होगा क्या, यहाँ से gm कटेगा, gm कटेगा
एंड यहाँ पे क्या बचेगा, इट विल बी 1/r+h का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1/r²। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास GH/G जो है वो निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा r², सो इट विल कम आउट टू बी r² का होल स्क्वायर। इतना आपको फिलहाल समझ में आया होगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, r² का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल स्टेप। देखिए अब मैं इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। आई विल राइट GH/G विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, r²/r+h²। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा r से एंड साथ में डिवाइड बाई r²। सो मैंने क्या किया, r²/r², नीचे क्या किया मैंने, मल्टीपल किया r²/r², और इसी को मैं लिखूँगा, दिस विल बी, ध्यान से देखिएगा, r², अच्छा नीचे ये वाला r² मैं पहले लिखूँगा, ये वाला r² मैंने लिखा, r² डिवाइड बाई, अच्छा इनटू में r+h, ध्यान से देखिएगा r+h, एंड ये जो r² है ना, इसको अगर मैं अंदर लाऊंगा ये r बनेगा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, समझिए इस बात को। सो मैंने क्या किया, ये r² और ये r+h, इनको मैंने ऐसे ही रखा, ये जो r² था इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया, एंड ये वाला r² जो था ये किधर गया, इसको मैंने इनमें डिवाइड बाय r किया, बाय r। मैं यहाँ पे r² नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना, ये वापस r बनेगा। अगर मैं यहाँ पे r² लिखता, इसका होल स्क्वायर क्या बन जाता, ये r4 बन जाता, एंड यहाँ पे क्या था r², सो ये बन जाता r²/r4। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे गलती नहीं करना। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखूँगा। सो यहाँ पे याद रखना, इट इज़ r ना कि r²। सो ये r² इधर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये है r², ये है r²। अच्छा इसके बाद आप कहोगे ये किधर गया, ये r², ये रहा इधर r, एंड ये रहा इसका स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहीं पे डेरिवेशन में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था 2-3 साल, वहाँ पे मैं देखता था इसी पॉइंट पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अब r² एंड r² क्या होगा, कट यहाँ से। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/r+h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर, हमारे पास यही बचेगा ना, बिल्कुल हाँ। क्या मैं इसको और मॉडिफाई करूं, इट विल बिकम, ये जो r है इसकी जगह, इस r की जगह मैं 1 लिखूंगा, सो इट विल बी 1+h/r का होल स्क्वायर। जी हाँ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब आप r को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये फिर से r+h/r बनेगा, r+h/r बनेगा। सो यहाँ पे मैंने 1 लिखा +h/r, क्यों, क्योंकि r × 1 वापस बनेगा r ही। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर आई कैन मॉडिफाई इट, सो आई कैन फर्दर मॉडिफाई इट एज, इसको मैं फर्दर मॉडिफाई करूँगा, आई विल राइट इट एज, जो 1+h/r है इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। जब मैं इस सारे को ऊपर लेके आऊँगा, इट विल बी 1+h/r। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है उसका जो पावर है वो माइनस में आ जाता है, सो इट विल बी -2। सो इन शॉर्ट मेरे पास GH/G क्या निकला, 1+h/r का पावर -2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। डेरिवेशन मैंने बिल्कुल आराम से सिखाया, आराम से सिखाया, बिल्कुल खोल के दिखाया। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि आपके पास मतलब ऑप्शन है, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप देख सकते हो आप देख सकते, मतलब आप देखना चाहो आप देख सकते हो। एंड मैंने पूरा इसको यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे आया हमारे पास। अदरवाइज़ मैं 1-2 स्टेप यहाँ पे कम भी करता, फिर इसके बाद आप कम कर सकते हो जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसमें। नाउ देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हमने ये कंडीशन लाई, यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम यूज़ होती है मैथमेटिक्स की, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। जिनका मैथ्स होगा उनको पता होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। सो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं पावर्स के अंदर, वहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ ध्यान से देखिएगा,
नाउ ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप देखिएगा, पहले मैं क्या करूँगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाऊंगा। देखिए इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं कैसे बनाऊंगा। अच्छा पहले मैं लिखूंगा नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, बाइनोमियल थ्योरम, खाली इस पोर्शन के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम। नाउ देखिएगा यहाँ पे आप पहले ही मान लीजिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा 1+h/r⁻² हमारे पास है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ऐसे मानिए, इसको हम मानेंगे किसके बराबर, 1+x⁻⁻n के बराबर, 1+x⁻⁻n के बराबर। क्लियर, या फिर -n नहीं, आप मान लीजिए n। सो 1+x⁻n के बराबर आप इसको मान लीजिए। वायर आप लिखोगे आगे कि वायर जो x हमारे पास है, x का वैल्यू किसके बराबर होगा, x का वैल्यू होगा इक्वल टू h/r। सो वायर आप लिखोगे x जो है इट इज़ h/r, एंड n जो मैंने लिया है n का वैल्यू किसके बराबर, -2, इसलिए मैंने कहा -n ना लिखें, आप n लिखें। सो इट विल बी -2। सो इतना आपको यहाँ तक क्लियर है फिलहाल। अभी मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, बस मैंने आपको फिलहाल ऐसे बताया कि यहाँ पे आप ये याद रखिए कि 1+h/r⁻² जो है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1+x⁻n, 1+x या फिर 1+y, वट एवर यू विल राइट। अच्छा 1+x⁻n, वायर x जो है इट इज़ h/r एंड n जो है इट इज़ -2 यहाँ पे। अब देखिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर इसका बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगता है। सो अब आपको यहाँ पे याद रखना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास 1+x⁻n होगा, क्लियर, इसका आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है। क्लियर, अगर आपको इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है, देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं। इट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट होता है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। सो इट इज़ हमारे पास 1+n×x प्लस n×n−1 इंटू x² डिवाइड बाय हमारे पास 1×2, 1×2 मतलब इसको हम कहते हैं 2 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 1×2, बट मैं 2 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस ध्यान दीजिएगा n इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आया n-1, n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे क्या था x², यहाँ पे x³, यहाँ पे खाली x मतलब इसका पावर 1, आप इसको पावर 1 भी मांग सकते हो। अब यहाँ पे नीचे क्या था 1/2 एंड जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1×2, यहाँ पे क्या होगा 1×2×3, 1×2×3 मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम इसको लिखते हैं 3 फैक्टोरियल 1×2×3। प्लस इसी हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, इसको मैं छोटू बनाऊंगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी n×n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाई नीचे क्या बनेगा 1×2×3×4, जिसको हम क्या कहेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या बनेगा x⁻4 हमारे पास। ऐसे ही ये चलता जाएगा, आप इन्फिनिटी तक इसको लिख सकते हो। क्लियर, जब तक आपकी मर्जी हो, जहां आपकी मर्जी हो वहां पे रुकना। सो ये मैंने आपको दिखाया कि ऐसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, यानी कि ये जो है ना इसका वैल्यू इतना हमारे पास है एंड ये चलता जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास चलता जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे इस हिसाब से हम अब बाइनोमियल थ्योरम अपनी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस हिसाब से अपनी बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे। सो हम लिखेंगे, अब मैंने कलर चेंज किया, सो वी विल राइट 1+x की जगह x इज इक्वल टू h/r। सो हम लिखेंगे 1+h/r रेज टू पावर n कितना -2 इज इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 1+, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है n, बताइए n का वैल्यू कितना -2 इंटू x हमारे पास किसके बराबर है h/r के बराबर, नीचे डिवाइड बाय 1 उसको छोड़िए, प्लस फिर ये वाला, अब प्लस यहाँ पे क्या है n, सो n का वैल्यू -2, अच्छा इंटू n-1, अच्छा n अगेन -2 फिर -1, अच्छा इंटू हमारे पास x² मतलब h/r का होल स्क्वायर, क्योंकि h/r का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 1×2 या फिर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ,
सो आई विल राइट 1 × 2 एंड इसको ये कंटिन्यू करता जाएगा। क्लियर, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलती जाएगी। इसके बाद क्या बनेगा, -2 × -1 फिर -2 × -2, यहाँ पे h/r का होल क्यूब डिवाइड बाई 1 2 3 हमारे पास, यानी कि 1 × 2 × 3। सो फिलहाल आपको इतना ही लिखना है। ये मैंने आपको समझाया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है आगे, बट आपको यहीं तक लिखना है। अब इसके बाद आप लिखोगे कि वी विल नेग्लेक्ट हायर टर्म्स, ऐसे लिखना आप, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स या फिर हायर पावर्स, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स। जो हायर पावर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। हायर पावर्स मतलब 1 के बगैर, यानी कि स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, इनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। यानी कि ये है स्क्वायर, सो ये पूरी टर्म क्या होगी, नेग्लेक्ट। अगर मैं इसको भी लिखता, ये भी नेग्लेक्ट होती, ये भी नेग्लेक्ट होती, सो यहाँ पे हमारे पास इतना ही बचेगा। सो देयरफॉर आप लिखोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 + h/r पावर -2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस क्या है, -1 - 2h/r। सो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बना। किसका, 1 + h/r - 2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास बना 1 - 2h/r। अब इस वैल्यू को उठाइए एंड डालिए कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन 3 में। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास GH/G जो होगा वो किसके बराबर था, इसके बराबर। बट अब आप लिखोगे इसके बराबर, किसके बराबर, 1 - 2h/r। सो इट विल बी 1 - 2h/r। नाउ इसको हमें निकालना है, हमें GH को निकालना है। नाउ GH जो होगा, ये G इधर जाएगा, ये मल्टीपल होगा, सो दिस विल बी G इंटू 1 - 2h/r। सो यही हमारे पास क्या थी, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सो ये हमारे पास है फुल एंड फाइनल डेरिवेशन। सो GH = G × 1 - 2h/r। एंड इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस, ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, अगर मैं h का वैल्यू बढ़ाऊंगा, सो अगर मैं h का वैल्यू बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, सो होगा क्या, GH जो हमारे पास है, GH का वैल्यू डिक्रीज होगा, GH का वैल्यू डिक्रीज होगा जितना मैं h का वैल्यू बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है -2 × h, दिस इज 1 - 2 × h। फॉर एग्जाम्पल h मैंने 1 लिया, सो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, सो आप कहोगे इट विल बी 1 - 2, वो कितना होगा, -1। अब अगर मैंने देखिए 1 - 2 × h का वैल्यू मैंने 2 कर दिया, 2 2 4 4, सो इट विल बी 1 - 4, वो कितना होगा, -3। नेक्स्ट 1 - 2 × h का वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 4 कर दिया, सो इट विल बी 1 - 8, वो होगा -7। यानी कि जितना आप h का वैल्यू बढ़ाओगे, वैल्यूज क्या आएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ से वैल्यूज नेगेटिव आना स्टार्ट होंगे। सो इसका मतलब जो GH है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा, सो जितना h बढ़ेगा g का वैल्यू डिक्रीज होगा। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, व्हेन वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ g गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी कि जितना आप अर्थ से ऊपर जाओगे, जी का वैल्यू कम होगा। इसीलिए आप देखते हो स्पेस के ऊपर, जो स्पेस हमारे पास है वहाँ पे जी कितना होता है, 0। वहाँ पे ग्रेविटी जो है ना वो आपको नीचे नहीं फेंकती है। आप स्पेस के वीडियो चेक करना, इंटरनेट पे सर्च मारना, यूट्यूब पे, वहाँ पे देखना कैसे साइंटिस्ट वगैरह स्पेस में रहते हैं। वहाँ पे बेसिकली ग्रेविटी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगा। सो जितना आप सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाओगे उतना जी डिक्रीज होता जाएगा। सो व्हेन वी मूव अवे अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, यही इस माइनस का मतलब है यहाँ पे। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट डेरिवेशन यहाँ पे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू डेप्थ। नेक्स्ट डेरिवेशन हमें निकालनी है डेप्थ के लिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा। सो पहले आप डायग्राम को देखें, समझें। सो दिस इज हमारी अर्थ जिसका मैस कितना है, m, जिसका मैस हमारे पास कितना है, m। एंड ये जो अर्थ हमारे पास है, ये इसका रेडियस है r, अर्थ का। नाउ ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे g का वैल्यू हमारे पास कितना है, gm/r², सरफेस पे। अब अगर मैं अंदर जाऊँगा डेप्थ में, मैं इनसाइड दी अर्थ जाऊँगा, यानी कि मैं ज़मीन को खोदूँगा। क्लियर, जैसे हम ट्यूबवेल वगैरह बनाते हैं, सो हम क्या करते हैं, हम ज़मीन को क्या करते हैं, खोदते हैं। सो अगर हम अंदर जाएंगे, लेट अस सपोज मैं अर्थ के इतने अंदर जाऊंगा, यानी कि इस पॉइंट पे आऊंगा मैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं इतना अंदर गया, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ के अंदर इतना गया, एंड लेट अस सपोज सरफेस से ये कितनी डेप्थ पे दूर है, डी डेप्थ के ऊपर दूर है ये जो पॉइंट। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट मेरे पास है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मैं, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे सर्कल ड्रा करूँगा, यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे अर्थ का एक टाइप से रेप्लिका यहाँ पे बनाऊँगा। सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने वो वाला हिस्सा अर्थ का क्या किया, कंसिडर किया, ये मैंने वो वाला हिस्सा अर्थ का कंसिडर किया जो अब बचेगा अंदर, क्योंकि हम अंदर इतना आए, सो अंदर अब हमारे पास इतना अर्थ का हिस्सा बचेगा, क्लियर, अंदर हमारे पास इतना अर्थ का हिस्सा बचेगा अंदर। एंड लेट अस सपोज ये जो अर्थ का हिस्सा बचेगा इसका मास जो है इट इज़ m डैश, इसका मास जो हमारे पास है वो कितना होगा, इट विल बी m डैश, ये कितना हमारे पास होगा m डैश। नाउ देखिए मैं कितना डेप्थ गया अंदर d, एंड ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दिस इज r, यानी कि ये फुल डिस्टेंस क्या है, r हमारे पास। सो मुझे बताइएगा कि ये जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। सो आप बताओगे सिंपली, ध्यान से देखिएगा, आप कितना अंदर गए हैं, आप डी डेप्थ पे गए हैं अंदर। सो ये हमारे पास फुल कितना आर, सो ये इतना कितना बचेगा, आप कहोगे आर माइनस डी। सो देयरफॉर ये हमारे पास कितना होगा, दिस विल बी आर माइनस डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो हर जगह से, यहाँ से भी ये डिस्टेंस होगी आर माइनस डी, ये भी आर माइनस डी, ये भी आर माइनस डी, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल से जो भी पॉइंट आप सेंटर से दूर देखोगे सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो सेम ही होगा। सो इट विल बी आर माइनस डी। सो ये डिस्टेंस आपको दिखी होगी। सो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना, ध्यान से देखिए, अब मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ, दिस इज आर हमारे पास है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डी। सो ये जो रिमेनिंग होगा दिस विल बी आर माइनस डी। मतलब अगर ये हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारे पास है 8 एंड ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 2, आप कहोगे ये कितना होगा, आप कहोगे 8 माइनस 2 दैट इज 6। सो इट विल बी आर माइनस डी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, जी निकालना है। सो जी डी हमें निकालना है। सो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इसी पॉइंट पे हमें जी डी का वैल्यू निकालना है। सो हमें देखना है जी डी कितना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, कि करना क्या है हमें। सो नाउ एंड यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे होगी, जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पे भी 1 माइनस डी, वहाँ पे था 2d बट यहाँ पे खाली 1 माइनस डी, बट यहाँ पे भी माइनस ही है। सो इट विल बी ये वाली इक्वेशन, जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन हम क्या निकालने वाले हैं। अगेन यहाँ पे भी क्योंकि माइनस है, सो जितना डी बढ़ेगा ना उतना जी का वैल्यू कम होगा। सो जितना हम अंदर भी जाएंगे उतना जी का वैल्यू कम होगा। एंड इनफैक्ट देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर गया जी का वैल्यू 0 होगा, परफेक्टली 0 होगा, क्लियर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो उस केस में डी का वैल्यू कितना होगा, उस केस में डी बराबर होगा आर के, एंड हमारे पास जो जी डी निकलेगा वो 0 निकलेगा, वो अभी हम देखेंगे। नाउ देखिए अब हमें डेरिवेशन करनी है। सो एंड डेरिवेशन के लिए आपको ये डायग्राम्स बनानी है। सो अब आप लिखोगे डेरिवेशन, एंड डेरिवेशन के लिए ऊपर वाली डायग्राम बनाना। सो चलिए इसको मैं कॉपी करके नीचे लाता हूँ। सो अब आप लिखोगे अगेन इक्वेशन 1 एंड 2 आप बनाओगे। सो पहले लिखोगे आप जनरल जी जो होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे, यहाँ पे कितना होगा, इट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे किधर गया, इट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए इक्वेशन 1 हमारे पास। फिर बताइए जी डी कितना होगा, बताइए जी डी कितना होगा। आप सिंपली कहोगे यहाँ पे जी डी जो होगा दैट विल बी जी, एम की जगह यहाँ पे क्या होगा एम डैश, एम की जगह अब हम हमारे पास क्या होगा, इट विल बी एम डैश। अच्छा अपॉन हमारे पास डिस्टेंस ये वाली कितनी यहाँ पे आर माइनस डी, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे देखना है। सो हमें देखना है कि सेंटर से कितना दूर है ये पॉइंट। सो इट इज़ आर माइनस डी का होल स्क्वायर। जैसे अभी हम देख रहे थे सेंटर से कितना दूर था, वो आर प्लस एच, यहाँ पे है आर माइनस डी। सो आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पे हमें जी डी निकालना है, कितना निकलेगा। अच्छा सो दिस विल बी इक्वेशन 2। सो अगेन डिवाइडिंग 2 बाई सेकंड,
सो वही करोगे आप, डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, सो इट विल बी जी डी अपॉन जी किसके बराबर, जी एम डैश अपॉन, वेट ए सेकंड, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। या फिर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखेंगे इट विल बी जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर इनटू में, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड में होती है ना, देखिए होता क्या है, अगर आपके पास है एक्स, अगर आपके पास क्या है एक्स डिवाइड बाई वाई, इसको आप बेसिकली लिखते हो एक्स इंटू 1/y, है ना। एंड जो चीज़ डिवाइड में होती है, अगर आप उसको ऊपर लेके आओगे ऐसे, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ऐसे देखिएगा आपके पास क्या है 4/2x डिवाइडेड बाई 3/4x। इसको आप कैसे लिखोगे, ये जो टर्म है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे 4/2x, एंड ये जो डिवाइड में है इसको आप ऊपर लेके आओगे, एंड इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 4x/3। सो ऐसे आप इसको लिखते हो। सेम वे में इस इक्वेशन को फिर आप कैसे लिखोगे, जो आर स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी आर स्क्वायर अपॉन जी एम। सो ऐसे इस इक्वेशन को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया। सो दिस इज हमारे पास फिलहाल इक्वेशन। नाउ ध्यान से देखिएगा, सो दिस इज हमारे पास जी डी अपॉन जी। नाउ अब आप लिखोगे कि हमारे पास जो रो होता है, डेंसिटी होती है, किसके बराबर होती है, मैस अपॉन वॉल्यूम। और जो हमारे पास मैस होता है वो किसके बराबर होता है, रो इंटू वॉल्यूम। एंड बताइए यहाँ पे जो मैस होगा, फुल मैस ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का, वो कितना होगा, वो होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा ना जो ऑलरेडी हमने पीछे भी देखा था। सो इट विल रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ज़रा बताइए देन एम डैश कितना होगा। सो आप कहोगे सिंपली एम डैश जो होगा दैट विल बी रो इंटू 4/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना, ये रहा आर का वैल्यू, आर माइनस डी। सो आप कहोगे इट विल बी आर माइनस डी का होल क्यूब। इन दो वैल्यूज़ को आप उठाओगे एंड इन इक्वेशंस में डालोगे। क्लियर। सो आप कहोगे देन जी डी अपॉन जी जो हमारे पास होगा दैट विल बी जी इंटू एम डैश। बताइए एम डैश की जगह में क्या लिखूंगा, ये वाली टर्म। सो एम डैश की जगह मैं लिखूंगा रो इंटू 4/3 पाई, फिर आर माइनस डी का होल क्यूब। अच्छा नीचे डिवाइड में क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सो नीचे है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा इनटू में यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई जी इंटू एम। एम की जगह हम इस टर्म को लिखेंगे दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ देखिए कटिंग किन की होगी, कटिंग देखिए, जी और जी गया, रो और रो गया, 4/3 पाई गया ना। अब बचा क्या, चलिए मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। अब बचा फिलहाल बचा आर माइनस डी का होल क्यूब, नीचे डिवाइड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इनटू में क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब होगा क्या, ये स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर उड़ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, एक आर। यहाँ से भी देखिए ये स्क्वायर एंड यहाँ से स्क्वायर उड़ जाएगा। सो यहाँ पे फिलहाल हम देखेंगे इन दो में से क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर माइनस डी ही बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इस साइड में क्या है, इस साइड में है आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आर क्यूब। सो यहाँ से ये पूरा हट जाएगा एंड यहाँ से एक आर बचेगा, वो नीचे डिवाइड में बचेगा। सो या फिर आप कहोगे ऐसे वो बचेगा इंटू 1/r। इसी को मैं लिखूँगा आर माइनस डी अपॉन आर, एंड इसी को मैं ऐसे लिखूँगा इट विल बी 1 माइनस डी अपॉन आर। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आर इंटू 1 क्या होगा, वापस से आर बनेगा, आर इंटू 1 विल बी आर। ये क्या निकाल रहे थे आप, जी डी अपॉन जी। ज़रा जी डी निकालिए, जी को इधर लेके जाइए, दिस विल बी जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो यही आपकी क्या थी, यही आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेशन थी, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो ये थोड़ी सी सिंपल ही है। जो पहला था हमारे पास वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्यों, पहली डेरिवेशन उसमें आपने क्या लगाया, बाइनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे सिंपली आपने इन इक्वेशन को मॉडिफाई किया एम डैश एंड एम के वैल्यूज़ के टर्म्स में। बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये स्टेप करना है डिवाइड करने के बाद।
सो यहाँ पे ये वाला स्टेप करना है, फिर सिंपली आपको डिवाइड करते जाना है एंड फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार, मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आराम से समझा है। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ये मुझे नहीं लिखाना था, ये वाला स्टेप या फिर ये वाला स्टेप, मैं डायरेक्टली इस स्टेप से इधर आ जा सकता था, बट मैंने ये स्टेप दिखाया, ये दिखाया ताकि आपको समझ में आए। अब आप अपने एग्जाम में इस स्टेप को या फिर इस स्टेप को कम कर सकते हो जल्दी लिखने के लिए। सो दिस इज हमारे पास ड्यू टू डेप्थ। सो देखिए डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या आया, व्हेन वी मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू बढ़ेगा। ध्यान से देखिए अगेन, जितना यहाँ पे डी का वैल्यू बढ़ेगा ना, इट इज़ 1 माइनस डी। सो फॉर एग्जाम्पल डी का वैल्यू 1, सो इट विल बी 1 माइनस 1 0। मैंने डी का वैल्यू 2 रखा, इट विल बी 1 माइनस 2 माइनस 1, सो ये कम हो रहा है। मैंने डी का वैल्यू 3 रखा, इट विल बी -2। मैंने डी का वैल्यू 10 रखा, सो इट विल बी 1 माइनस 10 -9। सो जी का वैल्यू, सो यहाँ से जी डी का वैल्यू निकलेगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, जितना डी का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ से वैल्यू जो है जी डी का वो कम आ रहा है। सो इसका मतलब इन शॉर्ट सिंपली जो पहले केस में आपने देखा था, यहाँ पे भी देयरफॉर आप कहोगे जितना हमारे पास डी बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी। यानी कि इन शॉर्ट जितना आप अंदर जाओगे उतना जी कम होगा। जब आप सेंटर पे पहुँचोगे जी कितना होगा? 0 होगा। जी कितना होगा? 0 होगा। अच्छा पढ़िए यहाँ पे, इट इज़ मैक्सिमम। सो हमने क्या देखा, जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। इट इज़ मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस एंड बिकम 0 एट द सेंटर। यहाँ पे मैक्सिमम होता है, जब आप अंदर आ जाओगे वो 0 होगा। कैसे 0 होगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे कैसे 0 होगा? सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा? एट सेंटर जो हमारे पास डी है ना, उसका वैल्यू होगा इक्वल टू आर। क्योंकि डी आप नीचे आ रहे हो ना, आप यहाँ पे आ गए, सो डी विल बी इक्वल टू आर। डी किसके बराबर होगा? आर के बराबर। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास है जी डी। ये मैं रफली आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये याद, या आप इसको लास्ट पे लिखना। क्लियर? आप ये जो पॉइंट है इसको लास्ट पे लिखना। सो देयरफॉर जी डी जो होगा हमारे पास, इट विल बी जी इंटू 1 माइनस डी के बदले आर, सो इट विल बी आर अपॉन आर। सो दिस विल बी जी इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर कितना होगा? 1। 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। सो जी डी आपका 0 निकलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ अर्थ। जब आप यहाँ से आ जाओगे, यहाँ पे आपका आर होगा इक्वल टू डी या डी इक्वल टू आर, जी डी कितना होगा? 0। सो जितना आप अंदर आओगे जी का वैल्यू कम होगा। सो ये आप लास्ट पे एक्स्ट्रा याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। क्लियर? बट डेरिवेशन अलग से देखना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ आल्टीट्यूड एंड विथ डेप्थ हमारे पास। सो ये 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी भी डेरिवेशन हमें देखनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। ये हमारे पास है हमारी अर्थ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। क्लियर? नाउ ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है कोई पॉइंट, लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगा ए। ये कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब जो मेरे पास अर्थ मेरी है, सरफेस कही है, सेंटर कही है, यहाँ से काफ़ी दूर है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कोई बॉडी है एंड लेट अस सपोज इस पॉइंट पे मेरे पास कोई बॉडी जो है, उसका मास जो है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मेरे पास है इन्फिनिटी पे है पॉइंट, एंड पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा? पॉइंट का नाम मैंने ए रखा। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर। सो पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है, उसका मास है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब इट कैन बी 1 kg हमारे पास, आप ये मानिए 1 यूनिट है। सो मेरे पास यहाँ पे एक यूनिट मास रखा हुआ है। सो ध्यान से देखिएगा, नाउ अब अगर यहाँ पे ये जो मेरे पास यूनिट मास यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है? यूनिट मास जो मैं गोल बना रहा हूँ। सो मेरे पास यूनिट मास कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इसको मैं लेके आ रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पी के ऊपर। इस यूनिट मास को मैं ला रहा हूँ किसी पॉइंट पी के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, एंड लेट अस सपोज ये मेरे पास है वो पॉइंट पी, ये मेरे पास है वो पॉइंट पी जहाँ पे मैं इस यूनिट मास को ला रहा हूँ। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट मास को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। सो इस यूनिट मास को मैं क्या कर रहा हूँ? इधर लेके आ रहा हूँ। इस यूनिट मास को मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे लेके आ रहा हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट
इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि पी पे मुझे क्या करना है, मुझे पी के ऊपर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, सो मुझे बेसिकली वी पी निकालना है, वी एट पी। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ से इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर से मैं यूनिट मास को लाऊं एंड इस पॉइंट पे रखूं, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे कहाँ पे, क्लास 10th में। सो सेम वे यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहाँ पे इलेक्ट्रिक था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बस इतना आपको याद रखना है। नाउ देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इतना आपको क्लियर है, डेफिनेशन आपको समझ में आई कि डेफिनेशन क्या कहती है। नाउ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इनिशियली मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट ए मेरे पास है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियली एक काम करूँगा। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से काम करूँगा। पहले मैं देखूँगा, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं देखूँगा कि ये जो मेरे पास यूनिट मास है, इसको अगर मैं छोटा डिस्प्लेस करूँगा, यानी कि अगर मैं इसको छोटा यहाँ पे डिस्प्लेस करूँगा, यानी कि छोटा नीचे की ओर लाऊंगा, नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। सो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, छोटी डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि छोटा वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से मैं निकालूंगा टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा पॉइंट पी पे लाने में। सो पहले मैं इसको ए टू पी डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, मैं क्या करूँगा, इसको ए टू किसी और पॉइंट पे लाऊंगा। एंड लेट अस सपोज वो जो पॉइंट मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा पॉइंट बी। सो मैं पहले क्या करूँगा, इस यूनिट मास को पॉइंट बी के ऊपर लाऊंगा। मैं देखूंगा कि मुझे बेसिकली कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मैं फिर निकालूंगा टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि मुझे टोटल कितना वर्क डन करना है अगर मुझे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को लाना है। सो देखिएगा, लेट अस सपोज ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। लेट अस सपोज नाउ, एंड कलर वाइज भी आप बना सकते हो, कि ए टू बी मूव करने में जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई दैट इज डी वाई। जो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई दैट इज सपोज डी वाई। क्लियर? दैट इज सपोज हमारे पास डी वाई। बट मुझे इस मैथ को ध्यान से देखिएगा, इस मैथ को एक्चुअली कहाँ पे लाना है, इस मैथ को मुझे पॉइंट पी के ऊपर लाना है। यहाँ से मैं दिखा भी रहा हूँ, बट मुझे इसको एक्चुअली कहाँ पे लाना है, पी पे। बट मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि ए टू बी लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ए टू बी लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? ए टू बी लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ देखिए, ये जो डिस्टेंस, वेट अ सेकंड, ये जो डिस्टेंस मेरे पास है, ये आपको क्लियर कट है कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर हमारे पास, यानी कि कैपिटल आर। बॉडी जो हमारे पास है उसका मास कितना है, एम, क्योंकि ये हमारे पास है अर्थ हमारी। नाउ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, चलिए इस पेन से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, दिस इज कैपिटल आर। ये हमारे पास है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों? क्योंकि इट इज़ हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ ये जो डिस्टेंस है, एक और डिस्टेंस आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। ये जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जो हमने क्या रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बिल्कुल टू दी सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से आप ये मान लीजिए कि ये है डिस्टेंस वाई। क्या है, डिस्टेंस वाई। आराम से देखिए इन चीज़ों को। फिर ये जो सेंटर हमारे पास है, सेंटर से पॉइंट पी के ऊपर, सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक, ध्यान से देखिएगा, सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, इसको आप मान लीजिए स्मॉल आर। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप स्मॉल आर मान लीजिए, या फिर इनको आप यहाँ पे अलग भी कर सकते हो। इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास है, दिस इज हमारे पास सिंपली स्मॉल आर। क्लियर? दिस इज हमारे पास स्मॉल आर।
एंड ऑलरेडी m यहाँ पे है, एंड इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हो अलग से कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये आपको क्लियर कट होगा ताकि डायग्राम में ज़्यादा परेशानी ना हो। सो ये हमारे पास है y। ध्यान से देखिए आप, दिस इज़ कैपिटल R। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें कहाँ से कैलकुलेशंस करनी है, सेंटर। याद रखिएगा जो भी कैलकुलेशंस अभी हमने की वो हमने सारी सेंटर से देखी। सो अब भी हम सेंटर से ही देख रहे हैं। सो ये है r, फिर देखिए ये डिस्टेंस, ये है हमारे पास स्मॉल r, फिर देखिए ये हमारे पास क्या है y, दैट इज दिस डिस्टेंस, टोटल कितनी है y। सो बस इतना आपको यहाँ पे अच्छे से समझना था। क्लियर? सो इतना आपने यहाँ पे फिलहाल समझा। नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ आई विल राइट कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए। सो आई विल राइट ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे? इनिशियली पॉइंट ए पे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सिंपली ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की? F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या फिर आप कहते हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेट अस सपोज m1 जो है दैट इज कैपिटल M मैस इसका, एंड m2 जो मेरे पास है दैट इज छोटा मैस। उसका मैस हमारे पास कितना है? 1 हमने लिया हुआ है। सो वो हमने 1 लिया हुआ है। सो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन को लगाएंगे, दैट इज F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही है ना। बट वी नो दैट हमने क्या कंसिडर किया है? m इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो हमारा F जो निकलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए, वो कितना निकलेगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बट मैं आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, अगर मैं आर स्क्वायर लिखता मिस्टेक होता। क्यों? ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे होता है जब हम यहाँ से यहाँ तक, जब हम कहाँ पे, ये जो इक्वेशन होती है ना F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वो आप कहाँ पे कैलकुलेट करते हो? एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। वहाँ से सेंटर तक डिस्टेंस कितनी होती है? r। बट मैं कहाँ पे देख रहा हूँ? यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है। सो आपको टोटल डिस्टेंस देखनी है, सेंटर से कितना दूर हो आप, y। सो इसीलिए मैंने जानबूझकर r लिखा था। सो इट इज़ y स्क्वायर हमारे पास। मैं अलग कलर से शो करूँगा ताकि आपको फिर गलती ना हो। सो इट इज़ हमारे पास वाई स्क्वायर, जी एम अपॉन वाई स्क्वायर, ना कि आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब था आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, वाई स्क्वायर का मतलब है आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहीं पे मिस्टेक होता है। अब उतना मसला नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फिलहाल तो हमने देखा कि फोर्स कितना है यहाँ पे, अच्छा, इस मैच के ऊपर। अब हम इसको नीचे लाएंगे, अब हम देखेंगे यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हमें करना होगा। सो अब आप लिखोगे वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, अच्छा, यानी कि ओवर स्मॉल डिस्टेंस, ये भी लिखना, ओवर स्मॉल डिस्टेंस। सो वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी ओवर स्मॉल डिस्टेंस। सो वर्क भी कितना होगा? छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम क्या कराएंगे? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, डी वाई। सो इट विल बी एफ, डी डब्ल्यू विल बी एफ इंटू डी वाई। सो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा। क्लियर? सो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी वाई, वर्क जो है दैट इज डी डब्ल्यू, फोर्स ही है। सो दिस इज हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी वाई। क्लियर? दिस इज इक्वल टू एफ डी वाई, और एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये हमारे पास है इक्वेशन 1। सो आई विल राइट एफ की जगह यहाँ पे जी एम अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये मेरे पास क्या निकलेगा? ये मेरे पास फिलहाल डी डब्ल्यू निकलेगा। क्लियर? अब ये तो मुझे अब पता चला कि अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लाना होता, अब मुझे इसको अगर बड़ी डिस्टेंस पे क्या करना होता? डिस्प्लेस करना होता है, ए से पी तक। सो मुझे यहाँ पे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? सो अब हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी, कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी
इन्फिनिटी, वेट अ सेकंड, टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, हमें कितना वर्क डन करना होगा। सो वर्क डन जो होगा दैट विल बी टोटल डब्ल्यू, एंड टोटल डब्ल्यू किसके बराबर होगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। सो टोटल वर्क कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करके। सो इट विल बी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू किसके बराबर था, जी एम अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारे पास होगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक रखना होगा। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, एंड हमें कहाँ पे देखना है, पी पे। पी कितना दूर है सेंटर से, आर। सो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन जो हमारे पास होगा वो होगा इन्फिनिटी टू आर, हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे क्लियर, दैट विल बी इन्फिनिटी टू आर। अच्छा, अब कोई कहता कि सर यहाँ पे हम वाई क्यों नहीं लिखेंगे, वाई इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ अपने रूल्स होते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी वाई। मे बी किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता कि यहाँ पे लिमिट वाई क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये जो पॉइंट हमने दूर लिया है वो इन्फिनिटी पे लिया था, वो हमने वाई माना था। अब वाई क्यों नहीं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई। सो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। सो दिस इज इन्फिनिटी टू आर हमारे पास, दिस इज इन्फिनिटी टू आर हमारे पास। नाउ जो जी और एम होंगे वो कांस्टेंट होंगे, उनको हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। अब आपको सिंपली क्या करना है, फाइनल स्टेप, इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर की। अब इसको मैं रफली यहाँ पे लिखूंगा कि ये इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, आपको थोड़ा सा वापस याद दिलाएंगे। देखिए हमने इंटीग्रेशन देखी थी, हमने देखा था, चलिए वाई स्क्वायर की ही, अच्छा वाई स्क्वायर की ही इंटीग्रेशन आपको याद दिलाते हैं। इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ y-2, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा वाई स्क्वायर को, इट विल बी y-2। जैसे हमारे पास था ना 1/x स्क्वायर, आप उसको लिखते थे ना x-2, यहाँ पे है 1/y स्क्वायर, इट विल बी y-2। करिए इंटीग्रेशन y-2 की। तो ये किस फॉर्म में आ रही है, ये हमारे पास वही x पावर n की फॉर्म में आ रही है। एंड x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती थी, याद है ना, xn+1 डिवाइड बाई n+1। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर मैंने 3 वीडियोस लगाए स्टार्टिंग में ही, ताकि आपके सारे डाउट्स आगे जाकर क्लियर हो, आपको दिक्कत ना हो। इन वन शॉट्स में भी 3 वीडियोस, अदरवाइज 3 वीडियोस स्पेंड नहीं करने थे, बट ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ आए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अच्छा वेक्टर्स, देन आपका यूनिट डायमेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक होते हैं, ये हर जगह लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया इनिशियली। नो, x पावर n इज इक्वल टू xn+1 डिवाइड बाई n+1। अच्छा करिए इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे n का वैल्यू जो आपके पास है, आपके पास है y पावर -2। सो आप कहोगे n का वैल्यू आपके पास है -2, बस हो गया मसला ख़त्म। सो लगाइए y पावर -2 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, y पहले आएगा y, फिर n का वैल्यू है -2 +1 डिवाइड बाई, इसको नीचे लाइए, अच्छा -2 डिवाइड बाई -2 +1, ज़रा खोलिए, दिस विल बी y। अच्छा -2 +1, -2 + 1 क्या होगा, -1 ही, क्या होगा, -1 ही, डिवाइड बाई -2 +1, -2 +1 क्या होगा, -1। सो ये हमारे पास फिलहाल इंटीग्रेशन निकली किसकी, y पावर -2 की, क्या निकली, y-1 अपॉन -1। ये मैथ्स में आपने सीखी है, या फिर ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस जो है ये ऊपर आएगा, आई कैन राइट इट एज इट इज़ माइनस इंटू वाई पावर -1, और आई कैन राइट इट एज इट इज़ माइनस, बताइए y पावर -1 किसके बराबर, अभी हमने देखा था ना, y पावर -1 किसके बराबर होगा, जैसे हमारे पास y पावर -2 किसके बराबर था, 1/y स्क्वायर। अगर y पावर -3 होता है, इसको आप क्या लिखते हो, 1/y³। अगर y पावर -1 होगा, इसको आप क्या लिखोगे, 1/y। सो y पावर -1 जो होगा इट विल बी 1/y। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये आप रफली लिख सकते हो, जो मैं साइड में दिखाता हूँ, बस ये आपको साइड में इंटीग्रेशन करनी थी। सो इसकी इंटीग्रेशन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखनी है डेरिवेशन में, मतलब बड़ी बड़ी आप डायरेक्टली लिखोगे कि 1/y स्क्वायर डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, -1/y। सो इट विल बी gm इंटू 1/y स्क्वायर डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी -1/y। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। माइनस को बाहर निकाल के लेके आइए, इट विल बी -gm y, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक,
इन्फिनिटी टू आर। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब हम अपर लिमिट देते हैं एंड फिर माइनस करके लोअर लिमिट। सो पहले y की जगह क्या डलेगा, r डलेगा, फिर माइनस, फिर y की जगह क्या डलेगा, इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या डलेगा हमारे पास, इन्फिनिटी। अच्छा सॉरी, इट इज़ 1 है ना, मैं तो y लेके चल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि माइनस हमने निकाला बाहर, यहाँ पे बचेगा 1/y, गड़बड़ हो रही थी, 1/y। सो बाकी मसला नहीं है, यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, कोई मसला नहीं है, 1/r अपॉन माइनस 1/इन्फिनिटी। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस GM। अच्छा, 1/r ऐसे ही माइनस 1/इन्फिनिटी होता है 0, सो इट विल बी माइनस GM अपॉन r। सो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास निकला W। सो W जो होता है वर्क, इट इज़ इक्वल टू बेसिकली पोटेंशियल। एंड कहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला, यानी कि पोटेंशियल हमने निकाला P पे। सो वर्क डन जो था दैट वाज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, इट इज़ माइनस GM/r। बस यही हमें डिराइव करना था। क्लियर। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² किसके बराबर होती है, -1/y। ये चीज़ याद रखना। क्लियर। सो ये हो गई डेरिवेशन, बस ऐसे ही आपको अपने बोर्ड में लिखना है। नाउ वीडियो जो है वो लेंथी हुआ, अदरवाइज़ ये वाले क्वेश्चन जो है ये मैं इसी वीडियो में करा था, अब इनको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अभी तो ग्राफ हम भूल गए, क्योंकि ग्राफ जो है ना, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को हम इस टॉपिक के साथ देखेंगे, ये हम भूल गए थे। ये जो हमारे पास ग्राफ वाला टॉपिक देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी और एक लेक्चर हमारा लगने वाला है जिसमें हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE, अच्छा एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन तीन की भी डेरिवेशन करनी है। नाउ देखिए ग्राफ की मैं बात कर रहा था। देखिए ग्राफ आप याद रखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ यहाँ से देखिए, देखिए एक साइड से हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से यानी कि G का वैल्यू। एंड यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस, यहाँ से हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ये जो पॉइंट मेरे पास है दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो पॉइंट मेरे पास है दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। आप ऐसे इमेजिन करिए, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं आपको कैसे इमेजिन कराऊँ, वेट अ सेकंड, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। लेट अस सपोज, हाँ ऐसे आप क्या मान लीजिए, ऐसे आप अर्थ को मान लीजिए, ऐसे आप क्या मान लीजिए, अर्थ को मान लीजिए। एंड ये हमारे पास क्या है, अर्थ का सेंटर, ये हमारे पास क्या है, अर्थ का सेंटर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है। एंड दिस इज दी, ये पॉइंट आप मान लीजिए दिस इज दी सरफेस ऑफ अर्थ। हमें क्या जाना है, हमें जाना है सरफेस से किधर, सॉरी हमें सेंटर से जाना है, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। सो हमें किधर जाना है, हमें सरफेस के ऊपर जाना है, हमें किधर जाना है, सरफेस के ऊपर जाना है। बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस विल बी r, है ना, ये हमारे पास क्या होगी, r। ऐसे आप ग्राफ को समझना। सो ये वाली डिस्टेंस भी मेरे पास क्या होगी, ये भी r ही होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरे पास क्या होगी, ये भी, अगर मैं, वेट अ सेकंड, बेसिकली ऐसे नहीं होगा, ये परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए था बट नहीं बना, वेट अ सेकंड, कोशिश करूँगा मैं। हाँ ये वाला चलेगा बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है सेंटर, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। सो ये डिस्टेंस बताइए कितनी, r, ये डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस विल बी r, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये भी r। सो मेन थिंग इज मुझे ये दिखाना था, ये मेरे पास क्या होगा, r, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब इसको आप फिलहाल क्या करिए, इसको आप हटाइए, अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप हटाइए, मैं आपको अलग यहाँ पे दिखाऊंगा, छोटी यहाँ से अर्थ को हम अलग से देखेंगे। देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ अर्थ।
एंड ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट हमारे पास है, दिस इज सरफेस। सरफेस पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना था, वो हमारे पास जी था, वो हमारे पास क्या था, जी था। एंड यही मैक्सिमम होता है, कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपने क्या देखा, जब आप इनसाइड दी अर्थ जा रहे थे, इनसाइड दी अर्थ जी का वैल्यू कितना हो रहा था, जीरो। सो ये हमारे पास सेंटर, सो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, जीरो। अच्छा, सो जितना आप अंदर जा रहे थे वैल्यू कितना था, जीरो। फिर आपको ये भी याद है, जब आप सरफेस से बाहर जा रहे थे, जी एट एनी पॉइंट एच, वो भी आपने देखा इस वैल्यू से वो क्या था, कम था। ये आपने देखा था किसी डेप्थ पे, जब आप डेप्थ पे जा रहे थे जी कम हो रहा था, हाइट पे भी कम हो रहा था इसके कंपैरिजन में जो सरफेस वाला है। सो इन शॉर्ट समझिए यहाँ पे, जब आप ये है, आप सरफेस पे हो, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ की ओर जा रहे हो जी का वैल्यू कम हो रहा है। सो ये आप मान लीजिए ये है जी का मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास है वो जी का मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। सो ये हमारे पास है जी मैक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा जी मैक्स, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे क्लियर। ये हमारे पास होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। एंड ये कहाँ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। ध्यान से देखिएगा, सेंटर पे बताइए, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी कितना, जीरो। अब ध्यान दीजिए, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ से किधर जाओगे, सरफेस की तरफ, वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इधर से इधर आ रहे थे वैल्यू घट रहा था, जीरो हो रहा था। अब आप यहाँ से यहाँ वापस जा रहे हो सरफेस पे, वैल्यू बढ़ेगा। सो जी का वैल्यू ऐसे बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, आर डिस्टेंस तक बढ़ेगा। आर हमारा यहाँ पे होगा फिर। सो कहाँ तक बढ़ेगा, आर डिस्टेंस तक बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर। सो मीन्स, यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, वो ये वाला पॉइंट है जो मैं दिखा रहा हूँ अर्थ के ऊपर। देखिए ग्राफ में ये वाला पॉइंट ऐसे होगा, अर्थ में ऐसे। सो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, सो जी का वैल्यू ऐसे होगा, वैरी करेगा, ऐसे वैरी करेगा, यानी कि जी बढ़ेगा 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 एंड मैक्सिमम होगा। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे। वो रहा ये मैक्सिमम वैल्यू। सो सरफेस पे जी का वैल्यू मैक्सिमम हुआ। सो ये लीनियरली वैरी करा, इसके बाद अब आपको पता है लीनियरली क्यों वैरी करा, आपको इक्वेशन भी याद है ना, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। सो यहाँ पे खाली फैक्टर डी था। बट जब आप हाइट के साथ देख रहे थे, जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, यहाँ पे टू एच फैक्टर है। सो इसके बाद फर्दर कम होगा, जितना आप इस पॉइंट पे जाओगे फर्दर कम होगा। बट इसके कंपैरिजन में जो डी था ना, उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही कम होगा। अब ये फास्टर स्पीड पे कम होना स्टार्ट होगा। सो अब ये ऐसे होगा। सो ये जो पॉइंट हमारे पास है ये कौन सा है, ये एच वाला पॉइंट। क्लियर, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सेंटर से। सो ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, एच। यहाँ से यहाँ तक कितना था, आर। ये वाला कौन सा पॉइंट है, दिस इज आर प्लस एच वाला वैल्यू। ये जो वैल्यू हमारे पास है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज हाउ ग्राफ, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एटलीस्ट ग्राफ को ही याद रखिए। सो दिस इज हाउ ग्राफ बिकम। सो ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है यहाँ पे। सो ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर ग्राफ में। क्लियर। सो देखिए ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इनसाइड द अर्थ, ये दिखा रहा है किसको, इनसाइड द अर्थ। एंड दिस इज आउटसाइड द अर्थ, यानी कि किसी हाइट पे, आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ। सो किसी हाइट पे हमारे पास। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। क्लियर। एंड ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये एग्जैक्टली दिखा रहा है कहाँ पे, जी एट सरफेस, जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल। वीडियो को मैं क्या करूँगा, यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, साथ में इन एमसीक्यूज़ को अब हम लास्ट पे देखेंगे। क्लियर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एंड पे हम देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमने देखा, अब नेक्स्ट बचा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड साथ में केप्लर्स लॉ। किधर गए ये। सो ये टॉपिक, ये। सो 4 टॉपिक हमारे पास बचे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।